का मायना के इस अंक में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव निपटे हैं और इन दिनों जो हलचल मची हुई थी वो लगभग शांत हो चुकी है। रोज़ सुबह से प्रत्याशी और उनके समर्थक मतदाताओं के घर निकल जाते थे अपने अपने मतदाताओं और पार्टी के पक्ष में वोट करवाने के लिए। कई बातें सामने आए, कई चीज़ें सामने आई इन दौरान। इन सबसे हटकर आज हम बात करेंगे उन प्रत्याशियों से जो चुनाव के अंदर उम्मीदवार के रूप में खड़े हुए थे। उनका इस चुनाव के अंदर शेड्यूल क्या था, किस ढंग से इस बिजी लाइफ को उन्होंने जिया, क्या अनुभव उनको हुए, ये सब बातें भी हमें जानना जरूरी होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि यदि हमारा एक दिन व्यस्त हो जाता है तो हम अगले दिन बुरी तरह से थक चुके होते हैं। मगर इन प्रत्याशियों ने लगभग 1 महीने से नियमित शेड्यूल पर अपने दैनिक कामों के साथ साथ प्रचार प्रसार भी किया। तो स्वाभाविक तौर पर इतनी एनर्जी इन प्रत्याशियों के अंदर कहाँ से आती है, ये बात भी हम आपसे करेंगे। थोड़ा रोचक आज का हमारा ये कार्यक्रम होने वाला है। सबसे पहले हम बात करते हैं मंदसौर विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी विपिन जी जैन से। विपिन जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारा इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। तो चुनाव की गहमा-गहमी खत्म हो चुकी है। सुबह से आप लोग निकल जाया करते थे ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में प्रचार करने के लिए। तो क्या शेड्यूल होता था आपका, किस ढंग से आप चयन करते थे कि आज हमें कहाँ जाना है और कितने बजे जाना है? देखिए, हमने शुरू में ही 25 दिन का हमारा पूरा शेड्यूल बना लिया था। सुबह 7:30 बजे डेली दलोदा से मैं निकल जाता था। सुबह 1 बजे तक हम मंदसौर के वार्डों का जनसंपर्क रखते थे। फिर 2 से 3 में जो हमारे दिन भर के बहुत सारे शासकीय काम निपटाना, बहुत सारी जो व्यक्तिगत काम रहते थे उसको करते थे। फिर 3 बजे से रात के 10 बजे तक ग्रामीण क्षेत्र का दौरा रखते थे। उसके बाद 11-12 बजे घर पे पहुंचते थे। उसके बाद दूसरे दिन के जो नियमित बहुत सारे रूटीन वर्क रहते थे उसको करने के बाद 2-3 बजे सोना रहता था। उसके बाद वापस 6 बजे उठ के 7-7:30 बजे तैयार होकर वापस दौरे पे निकल जाते थे। कुल मिलाकर कितने घंटे की नींद हुआ करती थी आपकी इस दौरान, 24 घंटे के दौरान? यानी आराम का वक्त कितना मिलता था आपको? देखिए, केवल रात में 2.5-3 घंटे, 4 घंटे, 2.5-3-4 घंटे के रहता था। इतनी एनर्जी कहाँ से आ जाती है राजनेताओं के अंदर? हमारे लिए सबसे बड़ी बात यह है कि हम बड़ा सस्पेंस में रहते हैं, हम और हमारे दर्शक, कि लगातार 3 घंटे सिर्फ सोना और फिर लगातार 20-22 घंटे फील्ड में रहना। इतनी एनर्जी कैसे आती है? देखिए, मैंने तो ग्रामों में और मंदसौर में भी अधिकतर एक वार्ड, एक गली में जनसंपर्क किया। और जो जनता का प्यार मिलता है और जो जनता का प्यार मुझे मिल रहा था और जो जनता घरों से बाहर निकल के आ रही थी, उसके आगे ये थकान कुछ भी नहीं थी। तो आप इन चुनाव के अंदर शिवना शुद्धिकरण का मुद्दा लेकर सामने आए थे, तो लोगों का कितना रिस्पांस मिला आपको इसका? देखिए, मेरे को तो मंदसौर विधानसभा के मतदाताओं से उम्मीद है कि इस मुद्दे पे तो उनने मेरा समर्थन किया है और उस समर्थन के रूप में उनने मुझे वोट भी दिया है। ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार की मांग आपके सामने है कि हमारे क्षेत्र में क्या विकास होना है? कुछ उसका कहते हैं ना कि नब्ज पकड़ में आ जाती है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में आपको किस किस्म के विकास की दरकार महसूस हुई? देखिए, ग्रामीणों में आज भी जो मूलभूत आवश्यकता होना चाहिए, जैसे पेयजल, बहुत से गाँवों में पेयजल की व्यवस्था नहीं है, सीसी रोड नहीं है, स्ट्रीट लाइट नहीं है, मांगलिक भवन नहीं है। तो ये बहुत सारे, कई मुक्तिधाम नहीं है। हम 60-70 साल आज़ादी के बाद भी मुक्तिधाम नहीं है आज गाँव में। तो मंदसौर विधानसभा के कम से कम 30-40 गाँव तो आधे ऐसे निकल के आए जहाँ मूलभूत जो चीज़ें होनी चाहिए वो भी नहीं है। चुनाव के समय हर पार्टी के अंदर स्थिति ये होती है कि कुछ कार्यकर्ता नाराज हो जाते हैं, कुछ बगावत कर देते हैं। कांग्रेस के अंदर भी ऐसी कुछ परिस्थितियाँ पैदा हुई थी, तो उनसे निपटने के लिए आपने क्या प्लान किया और किस ढंग से आपने उन कार्यकर्ताओं को मैसेज दिया कि पार्टी के साथ में रहें, उनसे बगावत न करें? देखिए, मंदसौर विधानसभा में ऐसा कोई कार्यकर्ता नहीं था जिसने बगावत की बात की या उसने काम नहीं किया। सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता, और इस बार तो कांग्रेस का संगठन, मंडलम अध्यक्ष, सेक्टर अध्यक्ष, BLA, ये चुनाव लड़े, निचले स्तर का कार्यकर्ता चुनाव लड़ा। तो इन सारे चुनाव कैंपेनिंग के दौरान आपको कौन सी बात सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण लगी आपको, जिस पर आपने गौर किया हो? देखिए, जनता कुछ भी नहीं चाहती है। जनता ये चाहती है कि हम ईमानदारी से विकास कार्य करें और डेवलपमेंट ऐसा करें जो लंबे समय तक चले, और जो भ्रष्टाचार से जनता परेशान है उससे उनको मुक्ति मिल जाए। शासकीय कार्यालय में उनके आराम से और इजी वे में काम हो जाए, जनता ये चाहती है। मंदसौर जनता के आप विभिन्न वार्डों में घूमे होंगे आप, तो चूँकि यह बात तो सही है कि ग्रामीण क्षेत्रों की समस्या अलग होती है और शहरी क्षेत्रों की समस्या अलग होती है, तो कुछ आपको लगा शहरी क्षेत्र के अंदर भी कि
ये विकास की तरफ भी आपको ध्यान देना पड़ेगा यदि आप विजय होते हैं तो? देखिए, शहरी क्षेत्र में एक सबसे पहले तो जो अवैध कॉलोनी है वहाँ 15-20 साल से बीजेपी कह रहे हैं कि हम अब कर रहे हैं और अभी तक भी मंदसौर की बहुत सी कॉलोनियाँ ऐसी जो वैध हुई भी नहीं है। एक इन कॉलोनियों की समस्या है। पशुपतिनाथ जी जो शिवना मैया वाली, वो तो मैंने आपको बताई दी। उसके अलावा यहाँ एक पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या है। ट्रैफिक पूरा मंदसौर के अंदर अव्यवस्थित रहता है। कुछ भी कार्यक्रम होता है, कोई चल समारोह हो जाता है तो सारी दिक्कतें हो जाती है। तो यहाँ पर एक पार्किंग की व्यवस्था, एक पार्क की व्यवस्था, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो रोज़गार के लिए संसाधन उपलब्ध कराना, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो यहाँ बनती है, उसको देश के नक्शे पर ले जाना, तो बहुत सारी चीज़ें मंदसौर में करने के लिए है। आपके चुनाव कैंपेनिंग में हमने एक बात देखी कि आपने मंदसौर की कई चीज़ों को आपने लिया कि मंदसौर के अंदर भी कई ऐतिहासिक धरोहरें हैं, उनके बारे में आपने कभी बात नहीं करी। तो क्या यदि आप चुनाव जीतते हैं तो क्या उन पर भी ध्यान देंगे कि मंदसौर की विरासत को बचाया जाए? नहीं, बिल्कुल। जैसे मैंने कहा कि कुराड़ी देदा में यहाँ शहीद पार्क बना हुआ है, उस शहीद पार्क को आदरणीय श्याम सुंदर जी पाटीदार जी ने बनाया था। उसके बाद वो वीरान पड़ा हुआ, तो मैंने मेरे घोषणा पत्र में भी लिखा है कि हम सबसे पहले उस शहीद पार्क को एक अच्छा डेवलप करके और मंदसौर की जनता को के लिए समर्पित करेंगे। उसके अलावा जैसे सोंदनी है, कुबेर मंदिर है, सूर्य मंदिर हालांकि अभी अस्तित्व नहीं मगर उसके बारे में बताया जाता है, अचेरा की हवेली है, ऐसी कई चीज़ें मंदसौर विधानसभा के अंदर आती हैं। जैसे आपका रेवाजड़ा रोड पर जो शिव जी का मंदिर है, धुंधरीपाल महादेव मंदिर, माता जी का मंदिर आते हैं, सबको एक व्यापक प्रचार प्रसार की जरूरत है। इसके अलावा भी अन्य चीज़ें, इनको व्यापक प्रचार प्रसार की आवश्यकता है। देखिए, आपने सही कहा है। इन सारी चीज़ों को हम अगर प्रचार प्रसार करेंगे तो यहाँ पर पर्यटन बढ़ेगा, और पर्यटन बढ़ेगा तो उससे मंदसौर के लोगों को रोज़गार मिलेगा। तो ये जितनी भी चीज़ें आपने बताई है, अगर यहाँ डेवलपमेंट करेंगे, ये पक्का है। और डेवलपमेंट जब हो जाएगा, पशुपतिनाथ जी का तो अपने आप में एक पूरी पहचान है, पर इसको भी एक महाकाल लोक की तर्ज पे पशुपतिनाथ लोक और शिवना मैया का शुद्धिकरण करके इसके अंदर बोट चलाना और इस टाइप से करेंगे तो पर्यटन बढ़ेगा, और पर्यटन बढ़ने से उस क्षेत्र का, उस गांव का, ये नगर का विकास भी होता है। आप एक अनुभवी राजनीतिज्ञ हैं, तो ये जो अभी तक चुनाव हुआ है, इनका जो परिणाम के बारे में आपका आंकलन क्या है, क्या सोचते हैं आप, क्या परिणाम रहेगा मंदसौर का प्लस मध्य प्रदेश का? देखिए, इस बार परिवर्तन की लहर थी। कमलनाथ जी के जितने भी सर्वे आ रहे हैं और जितने भी रुझान आ रहे हैं, उससे ये लग रहा है कि कमलनाथ जी की सरकार बन रही है। 150-60 सीट आएगी और मंदसौर जिले में भी 4 में से 3 सीट आने की उम्मीद पूरी है। चलते चलते आप अपने मतदाताओं को, यानी कि मंदसौर विधानसभा क्षेत्र के लोगों को क्या कहना चाहते हैं? मेरा तो मंदसौर विधानसभा के सभी मतदाताओं से धन्यवाद, और उनसे एक ही बात कहना चाहता हूं कि आपने, मुझे विश्वास है कि आपने मुझे मत दिया और मैं विजय होऊंगा। आपके आकांक्षाओं पे मैं खरा उतरूंगा। तो आप थे विपिन जी जैन, जो मंदसौर कांग्रेस के मंदसौर विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी थे, और इनसे हम बात कर रहे थे उनके इस कैंपेनिंग के दौरान अनुभव के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद विपिन जी, आपको थैंक यू। चुनावी सरगर्मियां खत्म हो चुकी हैं। इन चुनाव में राजनेताओं को, और जो खासकर प्रत्याशी होते हैं, उनको दिन रात एक कर देना पड़ता है, और जब दिन रात एक करते हैं तो स्वाभाविक तौर पर व्यस्तताएं काफ़ी बढ़ जाती हैं। समय का पता नहीं चलता है, सेकंड कब मिनट में बदल जाते हैं, मिनट कब घंटे में बदल जाते हैं, और घंटे कब दिनों में बदल जाते हैं, कुछ पता नहीं चलता है। बात करते हैं हम मंदसौर विधानसभा क्षेत्र के भाजपा के प्रत्याशी यशपाल सिंह सिसोदिया से कि इस दौरान उनकी दिनचर्या क्या रही थी। यशपाल जी, चुनाव समाप्त हो चुके हैं। चुनाव के दौरान हमने राजनेताओं की व्यस्तताएं देखी हैं, आप भी उनमें से एक थे। सुबह से लेकर देर रात तक दौड़ते थे, तो किस ढंग से अपना शेड्यूल को बनाया करते थे ताकि आप अधिक से अधिक जनता तक पहुंच सकें? देखिए राजेश जी, 2 चीज़ होती है चुनाव में। चुनाव उम्मीदवार लड़ता जरूर, लेकिन संगठन लड़वाता है। एक कार्य योजना जो मैपिंग होती है वो संगठन के माध्यम से होती है। कौन से गांव में जाना, कितनी बजे जाना, क्या प्लान रहेगा, प्लान पूरा पार्टी का रहता है। जहाँ तक आपने कहा है कि रात दिन एक कर दी, रात दिन एक करने का ये प्रश्न नहीं कि हम 24 घंटे जगे हैं। जब हम 24/7 रहते हैं, मेरे जैसा व्यक्ति तो 365 दिन काम करता है, तो मैं कभी भी चुनाव अब तक की ज़िंदगी में जितने भी लड़ा हूँ, मैं कभी तनाव में नहीं लड़ा हूँ। अगर मुझे रात को 10 बजे शेड्यूल मेरा समाप्त करना है तो 11 बजे में चुनाव के दौरान भी सो जाता हूँ, 11:30 बजे सो जाता हूँ मैं। सुबह दिनचर्या में जो प्रारंभ होती है 6:30-7 बजे से वो रहती है, और 8 बजे से मैं जनसंपर्क पर निकल जाता हूँ। अगर आपने प्रतिदिन परिश्रम किया है और जनता के बीच में आप बने रहे हैं, कार्यकर्ताओं के बीच में आप लगातार बने रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि चुनाव हमारे सर पर भारी पड़ता होगा। चुनाव में उन लोगों के सर पर जरूर भारी पड़ता है जो कॉन्स्टिट्यूंसी में जाते नहीं, क्षेत्र में जाते नहीं है, लोगों को जानते नहीं है,
संवाद करते नहीं, संपर्क करते नहीं, मोबाइल उठाते नहीं हैं, इस कान से सुना इस कान से निकाल देते हैं। तो वे जब कैंपेनिंग के दौरान जाते हैं और तब जनता का विरोध उनको सहन करना पड़ता है और तब वो सोशल मीडिया पर वायरल होता है, तो वो तनाव उनके सर माथे पर होता है। मैं तो बहुत निश्चिंत होकर के चुनाव लड़ता हूँ। अगर आप कहें कि मैंने कभी भी रात को 12 बजे बाद चुनाव की प्रक्रिया को अडॉप्ट नहीं किया। अभी भी मेरी जो चुनाव की दिनचर्या होती थी, सुबह 8 बजे से मैं निकलता था। कभी 22 गांव भी हुए हैं, कभी 18 गांव भी हुए हैं, कभी 14 गांव भी हुए हैं। और इस बीच अगर मुझे 12 बजे से लेकर के 1:30 बजे के बीच में लंच करना है मेरे कार्यकर्ताओं के साथ, तो हम लोग भोजन सब साथ में करते थे। फिर अगर लगता था मंदसौर शहर में जैसे हम घुसे, तो मंदसौर शहर की कैंपेनिंग हमने 12 से 1 बजे तक दिन में निपटा करके फिर 3 बजे से हम सेकंड हाफ शुरू करते थे, 3 साढ़े 3 बजे से। बीच का 1.5-2 घंटा जब रहता था तो घर आकर के और आराम भी करते थे। मैं तो 2-3 दिन सो भी गया, एक घंटा दिन में भी सोया, इसलिए कि देखो कार्यकर्ताओं को भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा विश्राम देना चाहिए। कैंडिडेट को भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं रिलैक्स मूड में आना चाहिए। थके थके लगते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे बहुत बड़ा भार हमारे माथे आ गया। मैंने तो यहाँ तक सुना कि बहुत से उम्मीदवार बीच बीच में 2-3 घंटे गायब होते थे और किसी चिकित्सालय में जा करके और ड्रिप चढ़ाते थे। अब ईश्वर की कृपा है 65 में रनिंग कर रहा हूँ, लेकिन जनसंपर्क में मैंने अगर गांव की परिक्रमा को पैदल ना पाया राजेश जी में, इस गांव से उस गांव गाड़ी में जरूर जाता था, लेकिन कार्यकर्ता का ढोल लेकर के खड़े हो जाते तो लोग गांव की परिक्रमा करा देते। तो मैंने एवरेज देखा, मैं मिनिमम 30 किलोमीटर भी चला हूँ और अधिकतम मैं 60 किलोमीटर भी एक दिन में चला हूँ। मेरे पूरे 15 दिन की कैंपेनिंग में मैं लगभग 1200 लगभग 1200 किलोमीटर की मैंने पद यात्रा करी है। और कोई तनाव, कोई थकान नहीं। मैं ना मालिश करवाता हूँ, न कहीं मैं किसी से वो सरसों के तेल की बदन पर मालिश करवा करके और थकेला उतारने की बात करता हूँ। अच्छी मस्ती से नींद आती थी 11:30 10 बजे के पहले ही मेरा चुनाव का प्रचार का दौर समाप्त हो जाता था। इस बार संवाद भाषणों के माध्यम से बिल्कुल कम हुए, जनसंपर्क बहुत हुआ। ग्रामीण क्षेत्रों में जब हम जाते थे तो शाम को 6 और 7 बजे वाला जो गाँव आता था, हम मैपिंग यही करते थे कि बड़े गाँव में हम अपना जनसंपर्क समाप्त करेंगे। तो जैसे रेवाज देवड़ा बड़ा गांव होता है, एक उदाहरण दे रहा हूँ आपको, या भाऊगढ़ बड़ा गांव आया था, तो हम शाम की सभा वहाँ पे 6 बजे बाद करते थे। नंदावता में हमने सभा करी, सभाएं शाम की हमारी हो जाती थी। 4 बड़ी रैलियाँ कार्यकर्ताओं ने मिलकर के निकाली। नामांकन रैली एक, बड़ा उठाव था, बड़ा उत्साह था। मोदी जी नीमच आए थे, कार्यकर्ता यहाँ से गए थे, पूरे विधानसभा क्षेत्रों के विधायकों को आमंत्रित किया था। तीसरी हमारी युवा मोर्चा ने एक बड़ी रैली निकाली थी चुनाव के ठीक एक दिन पहले। और चौथी रैली हमारी हो गई थी दलोदा में, चूँकि मुख्यमंत्री जी आए थे, तो मंदसौर ग्रामीण, मंदसौर नगर, मंदसौर उत्तर दक्षिण मंडल और दलोदा के हमारे कार्यकर्ता वहाँ पर पहुँचे थे बड़ी संख्या में। तो 4 बड़े इवेंट हमारे चुनाव के दौरान हुए हैं। मोदी जी हमको इस बार फिर मिले हैं, शिवराज जी हमको फिर इस बार मिले हैं। कार्यकर्ताओं के उत्साह के साथ साथ, परिश्रम के साथ साथ राजेश जी पहली बार मुझे चीज़ देखने को मिली, गाँव के लोगों ने जनसंपर्क में हमारा बहुत साथ दिया। मतलब इस बार भी मैंने रिकॉर्डेड 3,500-4 हज़ार साफे बांधे हैं। पूरा कमरे मेरे भरे पड़े, 7 बुरे साफे आए। यहाँ तक कि बीच में तो मैंने साफे बांधना बंद कर दिए थे, हाथों की लकीरें पर मेरे चीरे पड़ना शुरू हो गए थे। ये सब ये जो रिक्के होते हैं, ईद को बोलते हैं, ये सब छिल गए थे मेरे साफे पहन करके। तो मैंने इस बार नया नवाचार किया। एक साफा करीब 18 हाथ का होता लंबा, तो मैं इसको डबल कर लिया, 2 उड़ता करके फटाफट 3-4 बार घुमाओ और साफा बन जाता था। शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से हम सब अगर जिसको जिस प्रकार से ढालेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि चुनाव में, और मैं तो चुनाव के मेरा पता नहीं क्या संयोग है, 2008, 2013, 2018 और 2023 इन चारों चुनाव में मैं मतदान के अगले दिवस मेरे निवास स्थान पर मेरा जो परंपरागत रूप से जो शेविंग बनाने वाला, कटिंग बनाने वाला जो महेश है, स्टेशन रोड पर न्यू हेयर कटिंग सैलून, उसको बुलवाता हूँ। और इस बार भी मैंने कहा कटिंग वटिंग बना दी। लोग तो चुनाव लड़ने से पहले कटिंग बनाते हैं, शेविंग में ये करते हैं, बाल वाल ड्राई करते हैं। ऐसे चुनाव लड़ने के बाद, मतदान के बाद इत्मीनान से। और अभी मैं लगातार घूम रहा हूँ। अभी ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल आराम ही कर रहा हूँ, अभी देव दर्शन करके आ रहा हूँ। मैं 2-3 जगह जो मैं परंपरागत रूप से जा रहा हूँ। अभी शादियों में जा रहा हूँ, लोगों के काम करना मैंने शुरू कर दिए। पशुपतिनाथ मेले का जो एपिसोड आया था कि निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, भारत निर्वाचन अनुमति नहीं दे रहा है, मैं लगातार पीछे पड़ा। मैंने मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री अनुपम राजन जी से दूरभाष पर बात करी, मैंने उनको मैसेज भेजा, कलेक्टर से बात करी, फेवरेबल रिपोर्ट बनवा करके भेजी, और अंतोगत्वा कल हमको भारत निर्वाचन आयोग से मेले की अनुमति मिलेगी। मेरे नेचर में ही आ गया कि किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में लोगों के काम करना, उनको यही कह करके नहीं टलना कि ना मैं तो आज बहुत व्यस्त हूँ, मैं तो थक गया हूँ। और दौरान चुनाव भी मुझसे जितने लोगों ने जो संवाद किए हैं, सब मेरे मन के अंदर हैं। कुछ मैंने इस बार डायरी भी मेंटेन करी है। क्षेत्र में जब जाते हैं तो लोग नई नई बातें करते हैं,
वही बात लोगों की नाराजगी और लोगों की अपेक्षाएं भी इस दौरान सामने आई होंगी। तो नाराजगी क्या थी और अपेक्षाएं क्या थी आपसे इस बार चुनाव में? नहीं, मुझे नहीं लगता कि मैं 1-1.25 महीने तक वार्डों में और गलियों में और गाँव में गया तो मेरे साथ कोई असंवाद की स्थिति हो। कहीं भी मुझे इस बात का सामना नहीं करना पड़ा कि मैं बैकफुट पे हूँ या मैंने कोई काम नहीं किया हो। विकास के मामले में तो कहीं भी गांव के लोगों ने मुझे उलाहने नहीं दिया। स्थानीय स्तर पर कुछ छोटी मोटी विवाद हो जाते हैं तो उसको लेकर के जरूर कुछ होता। कुछ ऐसा भी होता है कि जब हम चुनाव प्रचार में जाते हैं तो मेरे साथ तो ज़्यादा ही होता है। ये होता है कि कांग्रेस के लोग हमारी सभा बिगाड़ने के लिए, हमारा जनसंपर्क बिगाड़ने के लिए थोड़ा सा कुछ लोगों को मोटिवेट कर देते हैं, है ना। वो शराब का सेवन करवा करके भेज देते हैं बीच में भीड़ में, और वो एक आध जगह कहीं असंवाद की स्थिति आई थी। वो भी कोई बहुत बड़ी मेजर मेरे खिलाफ नहीं था, कहीं किसी व्यवस्था को लेकर के था। मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ मतदाताओं का, नागरिकों का, कार्यकर्ताओं का कि बहुत स्मूथली मेरा पूरा महीने 100 महीने का चुनाव संपन्न हुआ। कहीं गाड़ी में जल्दबाजी में असंवाद की स्थिति मुझे दौड़ करके भाग करके छुपना नहीं पड़ा, भगना नहीं पड़ा। ऐसा भी नहीं रहा कि जनता को सवाल कर रही हो और मैं डर करके भाग रहा हूँ या सर नीचा करके मुझे जाने का अवसर मिल रहा हो या कैमरे बंद कर दो, कैमरे मत चलाओ। ऐसा मेरे साथ संवाद नहीं आया। क्या मानते हैं इन चीज़ों को, इस प्रकार की एंटी इनकम्बेंसी आपके सामने नहीं है तो क्या मानते हैं कि आगे की राह कितनी सुगम और साफ और सरल होने वाली है? राजेश जी, मतदाता होता है साइलेंट। एंटी इनकम्बेंसी तब मालूम नहीं पड़ती चुनाव प्रचार के दौरान, संपर्क के दौरान, व्यवस्थाओं के दौरान, परिणाम के बाद आती है कि एंटी इनकम्बेंसी थी। लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि 81% अगर मतदान हुआ, 80% से ज़्यादा मतदान हुआ है तो जनता में अभिलाषा थी, अभिरुचि थी। लाडली बहना योजना हमारी बहुत ज़बरदस्त कारगर हुई है। महिलाएं सुबह 6:30 पौने 7 बजे अगर लाइन में लग रही है, कई गाँव के उदाहरण आए कि 30% मतदान तो 9 बजे तक ही होना शुरू हो गया था। मैं फिर रेवा देवड़ा का नाम लूँगा। रेवा देवड़ा में तो टेलीफोन करना पड़ा जिला अधिकारियों को कि मशीन बढ़ाओ, व्यवस्था बढ़ाओ। तो इसलिए कि महिलाओं का आकर्षण वोट के प्रति बड़ा है। मेरी विधानसभा क्षेत्र में 50,000 से अधिक लाडली बहना मेरी विधानसभा क्षेत्र में है, जिनको प्रति माह मध्य प्रदेश की सरकार के खजाने में से राहत राशि मिल रही है। उन सब ने बहुत उत्साहवर्धक लिया। और देखिए, चुनाव में पहली बार हमको लगा कि मतदाताओं को लाने का हमको कोई अवसर उपलब्ध नहीं हुआ। जनता खुद आई, लाइनों में लगी, चाहे वो खेत खलिहान पर भी था, खेत खलिहान बाद में गया और पहले वो मतदान करने के लिए पहुंचा। ये अच्छे संकेत है, बढ़िया संकेत है। जनता खुद मतदान करने पहुंची। खासकर आप महिला मतदाताओं की बात कर रहे हैं कि महिला मतदाता सुबह से लाइनों में लग गई थी। क्या लगता है परिणाम, उनका रुझान किस तरफ जा रहा है? क्या मानते हैं आप इसको? लाडली लक्ष्मी को अगर आप, लाडली बहना योजना को अगर आप लेंगे तो निश्चित रूप से मतदान का प्रतिशत जब हमारे पक्ष में बढ़ा है तो सरकार की योजनाओं को भी महिलाओं ने स्वीकार किया है। और न केवल लाडली बहना, देखो अगर आप राजेश जी ठीक ढंग से देखो तो एक सरकार का जो दायित्व और जो कर्तव्य होता है, एक घर में प्रधानमंत्री आवास भी है, एक घर में निःशुल्क अनाज भी है, फिर गेहूँ चावल है, एक घर में गैस का कनेक्शन भी है, 450 रुपये की सब्सिडी मिलती है, एक घर में उज्ज्वला योजना के साथ साथ सौभाग्य योजना लाइट है, 100 रुपये यूनिट हम आज भी इसको दे रहे हैं। उसी घर में 3 लाडली बहना है, उसी घर में एक पेंशन प्राप्त करने वाला बुजुर्ग है, उसी घर में किसान सम्मान भी है। अगर एक ही परिवार में 2 किसान हैं रजिस्टर्ड जिनकी पावतियां हैं तो 6,000 रुपये प्रधानमंत्री से मिलते हैं, 6,000 रुपये मुख्यमंत्री से मिलते हैं। उसी घर में अगर कोई टॉपर बच्चा है तो हमने लैपटॉप भी दिया, हमने स्कूटी भी दी, हमने साइकिल भी दी है। कुल मिलाकर के सारे छोटे से घर में, मध्यम परिवार के घर में, गरीब के घर में वे सारी योजना सन्निहित है। अब वो कितना स्वीकार करती है, कितना स्वीकार करना चाहिए, उनके विवेक पर डिपेंड करता है। आप क्या मानते हैं परिणाम किस पक्ष में जा रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं? नहीं, जनता इस बात को स्वीकार कर रही है। इसलिए स्वीकार कर रही है कि जनता ने विकास भी देखा है, व्यवहार भी देखा है, और विकास के साथ साथ जो जन कल्याणकारी और गरीब कल्याण हमारा एजेंडा है उसको जनता ने स्वीकार किया। मुझे लगता है कि परिणाम बहुत अच्छे आएंगे। कितना मानते हैं आप? प्रदेश की हम बात करें तो देखिए, पूरा प्रदेश के जो संकेत मिल रहे हैं वो ये मान के चलें कि हम लोग किसी के सहारे सरकार नहीं बनाएंगे, हमारी खुद की सरकार बनेगी। अच्छी मेजोरिटी के साथ हम जीतेंगे। जो भविष्यवाणियाँ और जो सर्वे और जो कुछ आ रहे हैं वो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो काम है, जो शैली है, जो नीतियाँ हैं, जो नेतृत्व है, जो नेता है, उसको सबको अगर आप काउंट करेंगे तो मध्य प्रदेश में फिर कमल का फूल खिलेगा, ऐसा मैं मानता हूँ। और 3 तारीख को परिणाम सामने आ ही रहा है। अभी तो हम सब EVM मशीन में बंद हैं। देखिए, हमें तो कोई खतरा है नहीं, हम तो जनता के निर्णय को स्वीकार करने के लिए तैयार है, तत्पर है। पहरेदारी कौन कर रहा है, चौकीदारी कौन कर रहा है? अरे कोई EVM मशीन को लूटती क्या? EVM मशीन के ताले तोड़ करके हम ले आते हैं क्या? कांग्रेस हताशा के दौर में है, निराशा के दौर में है। अभी वो चौकीदारी कर रहे हैं, अभी वो पहरेदारी कर रहे हैं। हम तो घर बैठे हैं, हमारा एक भी बंदा जाकर के हमने देखा। वो आप ही से डर रहे हैं कि आप हैक करा दोगे मशीनों को?
क्योंकि ऑटोमेटिक मशीन है, सब इलेक्ट्रॉनिक मशीन है और सब चलती हैं कंप्यूटर नेट से, आपसे डर के तो बैठे हैं सब वहाँ पे। ये काय को डरना, राजस्थान में तुम्हारी सरकार बनी, कांग्रेस की सरकार बनी, हमने कहाँ हैक करी। छत्तीसगढ़ में आपकी इनकी सरकार बनी, हम तो बहुत नॉमिनल सीट हम जीत पाए, हमने कौन सी हैक करी। और ये लोकतंत्र प्रजातंत्र है, आप में भय भी है, आप में डर भी है, आप वहाँ पे चौकीदार पहरेदार बिठा रहे हो, आप पता नहीं क्या क्या टोटके कर रहे हो। मुझे तो जानकारी मिली कि जब मतदान चल रहा था तब कांग्रेस के कुछ लोगों ने राई फेंकने का काम किया। अरे इससे कोई चुनाव जीते जाते हैं क्या? चुनाव परिश्रम से जीते जाते हैं, व्यवहार से जीते जाते हैं। और ये संकेत मिल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। अब ये कहेंगे बाद में चौकीदारी कर लेंगे, सब कुछ हो जाएगा, और जब परिणाम आएंगे तो किसको दोष देंगे? ईवीएम मशीन के साथ छेड़खानी कर दी इन्होंने भारतीय जनता पार्टी वालों ने ईवीएम मशीन को अपने कब्जे में कर लिया था। ये तो कुछ नाटक नौटंकी करी, हम तो चुनाव जीत रहे थे लेकिन ईवीएम मशीन ने हरा दिया। हार का ठीकरा ईवीएम मशीन पर जाएगा, निश्चित जाएगा। लगता है आपको ऐसा होगा? ये परिणाम उनके फेवर में नहीं आते हैं तो नहीं, परिणाम तो देखिए, जिस प्रकार से मतदान हुआ है, जिस प्रकार से यूथ मोदी जी को पसंद कर रहा है, जिस प्रकार से जन कल्याणकारी नीतियाँ हमारी जनता ने स्वीकार करी है, उन सबसे मुझे तो लगता है कि सरकार पुनः भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली बनेगी। कांग्रेस के पास क्या है, चलो बताओ मेरे को आप, सिवाय धोखा देना, एक वचन पत्र के नाम से 500 400 बड़ी सूची बना लेना। क्या पूरा करोगे तुम, कैसे पूरा करोगे? अगर आज 4 लाख करोड़ रुपए का बजट है और आपने जम्बो जेट घोषणाएं कर दी या वचन पत्र बना दिया, हमारी सरकार के द्वारा दिए गए लागू किए जाने वाला बजट आपको लगता है कि भारी भरकम भार पड़ गया है, जनता तो कर्ज में डूब गई है, 4 लाख का कर्ज हो गया है, और तुम जिस प्रकार से नई नई योजनाओं को बताने की कोशिश कर रहे हो, लाने की कोशिश कर रहे हो, तो इनके वचन पत्र के माध्यम से आज का 4 लाख का जो बजट है करोड़ का, वो कितने बजे आएगा? जरा हिसाब किताब करा लो। ये 4 लाख के वहीं थम के ले जाएंगे क्या? अगर आपने इतनी बड़ी बड़ी बातें कर ली कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, तो आप कृपा करके ये भी बताने की कोशिश करें कि 4 लाख से बजट बढ़ेगा कि 4 लाख से घटेगा। आपके सामने एक बड़ा पहाड़ जैसा लक्ष्य है जिसमें वचन पत्र धरे पड़े हैं, कैसे पूरे करोगे? बजट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बिना बजट बढ़े कर लोगे क्या आप? 3 वचन पत्रों से कहाँ तक पहुँचेगा, जरा इसका भी तो हिसाब दे दो। तुम कैसे पूरा करोगे? पता नहीं क्या क्या बातें करते रहते हैं। हम तो दायरे में रह करके, लिमिट में रह करके, एक सरकार को निश्चित रूप से जो एक मर्यादा होती है बजट की, उस निश्चित मर्यादा के बजट के अंदर हम लोग काम कर रहे हैं। बात है नहीं, शुरुआत कहते हैं कांग्रेस लोगों का कहना है कि शुरुआत तो भाजपा ने करी है लुभावने वादे करने की, तो स्वाभाविक राजनीति के अंदर तो होड़ चलती है, उन्होंने आपसे बढ़ के वादे कर दिए हैं, राजनीति आरोप प्रत्यारोप है। तो नहीं, मेरा कहना है कि कांग्रेस नहीं करती ना, हमने किया तो किसके लिए किया? जनता के लिए किया, गरीब के लिए, किसान के लिए किया, युवाओं के लिए, छात्र छात्राओं के लिए किया, विकास के लिए किया। हम करें तो तुम्हारा खून खून और हमारा खून पानी। हमारा कहना है आप हमारी देखा देखी क्यों कर रहे हो? आप ये कहो ना कि भारतीय जनता पार्टी गलत तरीके से और कर रही, हम तो कोई वचन पत्र नहीं बनाते हैं। 2 लाख रुपए के कर्जा माफ करने की बात करी, हमने तो कभी नहीं करी। माननीय सुंदरलाल जी पटवा जी ने पहली बार मध्य प्रदेश के किसानों का कर्जा माफ किया था। आपने और आपके नेता कह के गए थे कि 2 लाख का कर्जा अगर 10 दिन में माफ नहीं किया तो हम मुख्यमंत्री बदल देंगे। ऐसी जुबान सफल हुई राहुल बाबा की कि वो 10 दिन के बाद तो नहीं, पर 15 महीने के बाद ही सिंधिया जी हमारी तरफ आ गए, सरकार गिर गई। आज वो किसान सवाल कर रहे हैं कि आपने 2 लाख तक के कर्जे माफ क्यों नहीं किए? उनका ब्याज तो हमने भरा, ब्याज की गठरी हमने उतारी। राजेश भाई, कांग्रेस के वचन पत्रों में सिवाय धोखे के कुछ भी नहीं। अभी भी लंबी लंबी बातें करी। अगर आज आप किसी नेता से पूछ लो आज क्या आपके वचन पत्र में प्रमुख बिंदु क्या है, ये बता नहीं पाएंगे। फहरिस्त लंबी, लेकिन जमीन पर कुछ नहीं। बहुत सारी बातें करी हमने, मगर एक बात जो इससे चुनाव से जुड़ी हुई हम करना भूल गए। जब चुनाव होता है तो कई लोग साथ में होते हैं, कई लोग रूठ भी जाते हैं। तो रूठने मनाने को उस दौर में क्या फील होता है राजनेता को जब चुनाव लड़ रहा होता है? कैसे मनाते हैं और कैसे इस शिकायत को, शिकवों को दूर करते हैं? देखिए राजेश जी, चुनाव राजनीति किसी भी दल के लोग करते हों, ये नाराजगी स्वाभाविक है, इसलिए कि हर कोई चाहता है कि राजनीति में अगर आएंगे तो हमको ओहदा मिलना चाहिए, हमको सम्मान मिलना चाहिए, संगठन में भी पद मिले। उन रूठों को मनाने का काम हमारा केडर बेस पार्टी का जो संगठन है वो इसकी चिंता करता है, और उसमें बहुत बड़े लोग लगे रहते हैं। सब मिला करके उनको जो नाराजगियाँ है उन नाराजगियों को दूर करने का हम प्रयत्न करते हैं। और अंतोगत्वा भारतीय जनता पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता और पदाधिकारी चुनाव के मैदान में राष्ट्र हित में, गरीब कल्याण एजेंडे के हित में, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सपने को साकार करने के हित में अपना काम करता है। और भारतीय जनता पार्टी इसी कारण से देश की नहीं, विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनकर रहेगी।
परिणाम आपके पक्ष में आते हैं तो सबसे पहले विकास का कौन सा मुद्दा आप हाथ में लेंगे? भाई 3-4 बड़े काम हैं, वो सरकार भी बनती है तो विधायक भी बनता हूँ तो उनको मैं पूरा करूँगा। आज ही मेरी तो अभी आधे घंटे पहले आपके आने से पहले मुझे खेल एवं युवक कल्याण विभाग के हमारे अधिकारी हैं मिस्टर बालू यादव, उनसे चर्चा हो रही थी। उन्होंने वैसे ही सहज रूप से मुझको टेलीफोन आ गया था, तो मैंने कहा इंडोर स्टेडियम का क्या हुआ मेरा? बोले सर वो SFC होना है और पाइप में करीब 6-7 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट बनेगा। हमारे जो हॉकी का एस्ट्रोटर्फ विकेट है, यहाँ पर एक इंडोर स्टेडियम की मैंने कल्पना करी थी। यशोधरा राजे सिंधिया जी ने मेरे को चिट्ठी लिखी थी और यशोधरा जी की चिट्ठी के आधार पर ज़मीन भी हमारे पास है, तो उसको लेकर के मैं प्रयास कर रहा था। आज ही मेरी बात हुई है। बोले सर आचार संहिता के कारण से रुक गया वो, लेकिन 6-7 करोड़ रुपये की कार्य योजना है, वो निश्चित रूप से वो मंदसौर शहर के युवाओं को एक उपलब्धि मिलेगी। एक रिंग रोड की मेरी कल्पना है, साबाखेड़ा से लेकर के ढिकोला और ढिकोला से होकर अरनिया निजामुद्दीन की तरफ 14 किलोमीटर का रिंग रोड निकलना चाहिए, क्योंकि सारा शहर के ऊपर ट्रैफिक है और जैसे ही रिंग रोड बनता है तो शहर नया बनता है, एक नया विकसित शहर बनता है। कॉलोनियाँ कटती है, पेट्रोल पंप आते हैं, होटलें खुलती है, वेयर हाउस खुलते हैं। तो 14 किलोमीटर का सराउंडिंग अगर रोड बनता है तो मंदसौर शहर के मध्य में जो मंडी का रोड है, इसके ऊपर ट्रैफिक का लोड कम बढ़ेगा 8 लेन सड़क के कारण, क्योंकि सीतामऊ की तरफ जाने वाले, दिल्ली बॉम्बे जाने वाले लोगों को शहर के अंदर से जाना पड़ेगा। और अगर रिंग रोड बन जाता है 4 लेन का तो उसको बाहर जाना पड़ेगा। मेरा संजीत का जो ब्रिज था वो लगभग पूरा हो गया, दौरान चुनाव भी वो चालू हो गया है। फिर मेरी प्राथमिकता है कि मंदसौर विधानसभा क्षेत्र को 118 गांव हमारे मैपिंग में है, जिसमें सिंचाई के लिए हमने चंबल का पानी मांगा है, क्योंकि मंदसौर विधानसभा क्षेत्र रुक गया है। स्टेप बाय स्टेप कर रहे थे, पहले गरोट लिया, भानपुरा लिया, सुहासरा लिया, सीतामऊ लिया, कयामपुर लिया, मल्हारगढ़ संजीत लिया, लेकिन हमारे विधानसभा क्षेत्र के 13 गाँवों को छोड़ करके 118 गाँव भी वंचित है। उनके ऊपर मैं स्टडी करूँगा, उनकी प्रयत्न करूँगा। मुख्यमंत्री ने उसकी घोषणा भी करी पिपलिया मंडी में। एक MIT चौराहे से MIT चौराहे पर लगभग 60 करोड़ रुपये की राशि का एक ओवरब्रिज बन जाए, ऐसी मेरी कल्पना है, ताकि ये स्पॉट ये डेंजर स्पॉट पॉइंट है, ये दुर्घटना वाला स्थान है। 4-5 बड़े स्कूल आ गए, CBSE स्कूल आ गए, इंजीनियरिंग कॉलेज आ गया, रेवाज देवड़ा रोड आ गया, तो इसके ऊपर एक 60 करोड़ रुपये का बड़ा एक ब्रिज बन जाए, ऐसी मेरी कल्पना है। उसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। नया कलेक्ट्रेट भवन, इसकी भी मैपिंग की हुई है, ज़मीन आवंटित हो गई है। हाई कोर्ट में रजिस्ट्रार साहब ने पढ़ा हुआ, बजट की कोई कमी उसमें है नहीं। लगभग 58 करोड़ रुपये का वो नया कोर्ट बनेगा, अत्याधुनिक न्यायालय भवन, कोर्ट भवन, न्यायालय भवन, न्याय परिसर, जिसमें वकीलों के चैम्बर होंगे, जजेस के अच्छे बोर्ड होंगे। एक पूरा नए मॉडल के साथ बनेगा, जैसे रीवा मॉडल है, इंदौर मॉडल है, इसी प्रकार से मंदसौर का भी वो मॉडल है। उसकी प्रक्रिया चल रही है। कुल मिलाकर के मंदसौर में अब ऐसी कोई बड़ी बात नहीं रहेगी जिसके मैं कोई बड़ी बातें करूँ। और अब चूँकि चुनाव निपट चुके हैं, मतदान हो चुका है, परिणाम आना बाकी है, तो आप क्षेत्र की जनता या यूँ कहें मतदाताओं को क्या कहना चाहेंगे? मतदाता की असीम कृपा है, जिन्होंने 80% मतदान में भागीदारी सुनिश्चित की है, लोकतंत्र को जीवंत करने का काम किया, प्रजातंत्र के प्रति उनकी निष्ठा और आस्था है। मैं उनके घंटों कतार में खड़े रहने के प्रति मैं आभारी हूँ। कई लोगों को तो 2-2 घंटे में नंबर आया, रात को 8 बजे तक भी मतदान चला। तो सब काम छोड़ करके और मतदान करने के लिए अपना जब समय देता है वो मतदाता, तो उसके प्रति तो हम ऋणी हैं। एक अच्छी सरकार चुनने के लिए वो कटिबद्ध हैं, एक अच्छे जनप्रतिनिधि को चुनने के लिए वो प्रतिबद्ध है। इन सबको लेकर के मतदाताओं का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। कार्यकर्ताओं ने जो परिश्रम की पराकाष्ठा करी, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव इस बार वो सामान्य और निचले स्तर के कार्यकर्ताओं ने मिलकर के लड़ा। 150 से 200 लोग मेरे साथ जनसंपर्क में चलते थे, एक बड़ा हुजूम चलता था। और क्वालिटी वाइज का भी पर्व था, उसकी भी खुशियाँ थी। तो बिटियाओं ने घर के बाहर मिशन 2023, अब की बार भाजपा सरकार, अब की बार 30,000 पार, ये रंगोलियाँ अपने घरों के सामने बनी। देश में आपको किसी भी गाय या किसी भी बैल या किसी भी पशु के शरीर पर मेहंदी से बना हाथ का पंजा दिखाओ तो बताओ। हमने तो कई गायों के और बैलों के स्किन पर कमल का फूल देखा, दीपावली का अभिनंदन लिखा था, शुभकामनाएं लिखी थी और कमल का फूल बनाया था। ये लोगों का समर्पण भाव मुझे स्पष्ट नज़र आ रहा था, जहाँ पर रंगोलियाँ सजी थी, कमल के फूल बने थे, मिशन 2023 लिखा था। ये पहले कभी हुआ और ये पहली बार हुआ। एक के गाँव में 10-10 रंगोलियाँ और दिखाते थे लोग फूलों की। JCB के ऊपर खड़े होकर के कुंटलों फूल की मालाएं, फूल की पंखुड़ियाँ फेंकना, ये कभी देखा था क्या आपने? हमारे तो जनता ने किया, बाद में कांग्रेस को लोगों ने देखा देखी करने के लिए मैनेज किया और वो काफ़ी लेट हो गए थे। तब तक तो हमारा एक दौर ही पूरा हो गया था। आपका मिशन पूरा हो गया था, जब तक यूँ कहें प्रचार का मिशन पूरा हो गया था आपका? जनता स्वयं लगी थी, कार्यकर्ता लगा था, मैंने मैनेज नहीं किया। देखो साफे मैनेज नहीं होते हैं। मैंने इतने साफे पहने कि एक बार नारियल रोटेट हो सकता है, मालाएं रोटेट हो सकती है, घुमा फिरा के भेज दो। लेकिन मैं तो इतना लवरेज था, इतना सरोबार था कि आपके घर गया तो आपने साफा बना लिया, फिर अगले घर गया तो उन्होंने कहा नहीं साहब ये उतारो, मेरा भी पहनना पड़ेगा।
तो ये लोगों का स्नेह है। 3-3.5 हजार लोगों के घर से साफे पहनना। देश के 2 नेता नेतृत्व लेकर के चल रहे हैं। क्या किया उन्होंने मध्य प्रदेश के लिए, बताया ना, 15 महीने में क्या किया। कोरोना का संघर्ष भी अगर राजेश जी झेला ना, और उसका फेस किया, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। कमलनाथ जी की सरकार के समय तो आईफा की तैयारी कर रहे थे, कोरोना की तैयारी नहीं कर रहे थे, जबकि कोरोना ने संकेत दे दिया था। ये बॉलीवुड के कलाकारों को लाने की चिंता कर रहे थे कि मध्य प्रदेश में सलमान खान आएगा, पता नहीं क्या क्या महिलाओं के नाम है तो भूल गया, महिला अभिनेत्री का, उनके साथ फोटो खिंचवा रहे थे। हम तो जैसे हमको ये मिला सरकार का दायित्व, और कोरोना सामने आ गया, तो कितनी मुस्तैदी के साथ काम किया। आप देखो कि मल्हारगढ़ में, पिपलिया मंडी में, सीतामऊ में, सुहासरा में, मंदसौर में ऑक्सीजन के प्लांट स्थापित कर दिए। हमको मालूम थी कि कोरोना खत्म होने के बाद ऑक्सीजन प्लांट ज़्यादा काम नहीं आएंगे, लेकिन इन्वेस्ट किया, कोई 50 लाख का, कोई 35 लाख का, कोई 60 लाख का, कोई 1 करोड़ का स्थापित करने का काम किया। कभी सोचा था कि सीतामऊ जैसे कस्बे में और शामगढ़, नारायणगढ़ और गरुड़ भानपुरा में ऑक्सीजन के प्लांट लग जाएंगे? किसने लगाए? कमलनाथ जी ने लगाए क्या? दिग्विजय ने लगाए क्या? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मुस्तैदी के साथ लड़ी कोरोना की, तब जाकर हम इसको फैस कर पाए। सारी चीज़ें आप जैसे बता रहे हैं, अभी आप जिस हिसाब से लोगों ने जो वोट दिया है, संभवतः तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएंगे। और इसको अगर हम बात कर रहे थे मंदसौर विधानसभा क्षेत्र के भाजपा के प्रत्याशी यशपाल सिंह सिसोदिया से, जिनसे हम उनके चुनाव के दौरान की दिनचर्या के बारे में बात करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी।